कलर पी, कलर क्यू मान लो। हर इंडिकेटर का पीएच रेंज भी होता है। पीएच रेंज कैसे निकालते हैं? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन कि अगर आयनाइज्ड फॉर्म और नॉन आयनाइज्ड फॉर्म का रेशियो अल्फा हुआ तो कलर पी, आयनाइज्ड फॉर्म अपॉन नॉन आयनाइज्ड फॉर्म का रेशियो अगर बीटा हुआ तो कलर क्यू। तो हम लोग अल्फा और बीटा बिठा के pk1 और pk2 निकाल लेते हैं, pH1 और pH2 निकाल लेते हैं, और वही pH1 से pH2 कहलाता है pH रेंज ऑफ द इंडिकेटर। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं गिवन है तो एक दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन का 10 गुना मानते हुए हम लोग pH रेंज हम लोग पता कर लेते हैं। तो इन जनरल इफ नथिंग इज गिवन देन pH रेंज इज pKi-1 टू pKi+1। ये बता दिए थे पिछले क्लास में, क्लियर। कौन सा इंडिकेटर बेस्ट सूटेड होगा? वो इंडिकेटर बेस्ट सूटेड होगा जो बिल्कुल एंड पॉइंट पे अपना कलर चेंज करता हो। हर इंडिकेटर का पीएच रेंज का क्या मतलब है ये हम बता चुके हैं, ठीक है। जैसे मान लो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज होता है 3.3 से 3.1 से 4.4, 3.1 से 4.4 होता है पीएच रेंज मिथाइल ऑरेंज का। मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर होता है ऑरेंज येलो कलर, और ये इक्विलिब्रियम जब मेंटेन किया तो Me+ और OH- आया, तो Me+ का अपना कलर होता है रेड, Me+ का अपना कलर होता है रेड। अगर इसका पीएच रेंज अगर पता है 3.1 से 4.4, तो मुझे बताओ कि अगर पीएच का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3.1 रहा तो कौन सा कलर होगा, एंड पीएच का कलर अगर 4.4 से ज्यादा हुआ तो कौन सा कलर होगा? सिंपल लॉजिक। अगर पीएच अगर 3.1 से कम है माने पीएच बहुत कम है, पीएच कम का मतलब H+ ज्यादा, H+ ज्यादा का मतलब OH- कम, और OH- कम का मतलब Me+ ज्यादा, और Me+ ज्यादा का रेड कलर। देयरफॉर पीएच अगर लेस देन 3.1 हो गया तो रेड हो गया, एंड ऑब्वियसली 4.4 ऑरेंज। ये सबका मीनिंग क्लियर है? Some important indicator and their pH range. Some important indicator and their pH range. मिथाइल ऑरेंज का pH range that is 3.1 से 4.4. मिथाइल रेड का pH range 4.2 से 6.3. लिटमस का रेंज 5.5 से 7.5. फेनॉल रेड का होता है 6.8 से 8.4. फिनोप्थिलीन का 8.3 से होता है 10. थाइमोल ब्लू का कलर या इंडिकेटर का पीएच रेंज 1.2 से 2.8. और एक और है जो आपके शीट में शायद नहीं दिया हुआ है, दैट इज BTB इज ब्रोमोथाइमोल ब्लू। इसका होता है 6 से लेकर 7.6 BTB। खैर, ये पीएच रेंज आपको मेमोराइज नहीं करना है, पीएच रेंज मेमोराइज नहीं करना है। पीएच रेंज आपको गिवन होगा या निकालना होगा, क्लियर। लेकिन फिर भी कम से कम मिथाइल ऑरेंज का और फिनोप्थिलीन का पीएच रेंज आप अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे। फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज हमेशा ध्यान में रखना। अब देखो, सेलेक्टिंग द suitable indicator for titration। अलग अलग टाइट्रेशन के लिए हम लोग सूटेबल इंडिकेटर को सिलेक्ट करते हैं, और वो सूटेबल इंडिकेटर कैसे सिलेक्ट किया जाता है उसका तरीका देखो। पहला केस ले रहे हैं, टाइट्रेशन
of a strong acid by strong base। इसका यह मतलब हुआ कि एसिड हम पहले से ले रखे हैं और उसको पिपेट या ब्यूरेट के मदद से उसको स्ट्रांग बेस के साथ टाइट्रेट किया जा रहा है। पहले से क्या चीज लिया हुआ है? HCl, एसिड मान ले, और उसको टाइट्रेट कर रहे हैं हम लोग NaOH के साथ। तो अगर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का टाइट्रेशन अगर हो तो उसमें हम लोग कौन सा सूटेबल इंडिकेटर लेंगे? मेथड बिल्कुल क्लियरली समझ जाओ। मान लेते हैं कि हम लोग इस कंटेनर के अंदर 50 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl ले लिए और इसको हम लोग टाइट्रेट कर रहे हैं, माने ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें हम लोग मिला रहे हैं NaOH, और इस NaOH का कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलर है। हमें पता है कि टाइट्रेशन के दौरान, कभी टाइट्रेशन किए हो स्कूल में? टाइट्रेशन कर्व बनाए हो? टाइट्रेशन कर्व, पीएच कर्व, खैर कोई बात नहीं, हम लोग अभी बना लेंगे। हर टाइट्रेशन कर्व में एक स्टीप मिलता है, देखना कैसे, आपको खुद फील आएगा जब हम लोग पूरा का पूरा डिराइव करेंगे। जैसे हम लोग अब इसमें धीरे धीरे NaOH मिलाएंगे और हर पॉइंट पे पीएच पता करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि टाइट्रेशन के दौरान पीएच चेंज होते रहता है। तो उस पीएच का हम लोग हर पॉइंट पे पीएच पता करने का कोशिश करेंगे और उसके बाद उसका एक प्लॉट बनाएंगे। जैसे एक हम टेबल बनाए, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड वर्सेस pH ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, मान हम तुमसे बोले ऐसा सिचुएशन है और वॉल्यूम ऑफ द NaOH एडेड इज सपोज 0। शुरू में बिगिनिंग में इस कंटेनर का पीएच कितना होगा? बिगिनिंग में इस कंटेनर का पीएच कितना होगा? इस कंटेनर में HCl प्रेजेंट है, H प्लस होगा 0.1 मोलर, सो पीएच विल बी इक्वल टू 1। अब हम लोग धीरे धीरे उसमें NaOH मिलाते चले जाएंगे, जैसे 10, 20, 40, 10 मिलाए, 20 ml मिलाए, 40 ml मिलाए, मान लो 10 ml मिलाए, तो पीएच कितना होना चाहिए? हमें पता है कि NaOH और HCl के बीच में रिएक्शन होगा और देगा NaCl प्लस ऑफ वाटर। कितने मिलीमोल HCl थे? HCl का मिलीमोल 5। शुरू में मिलाया कितना गया? 10 इंटू 0.1, 1 0 हो जाएगा, ये 4 बच जाएगा। NaCl का तो कोई मतलब है नहीं। अब हम बोलेंगे 4 मिलीमोल HCl प्रेजेंट है इन अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 60 ml। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू 4/60, 1/15। सो वी कैन कैलकुलेट पीएच हियर। हम वैल्यू दे रहे इसमें, वैल्यू आएगा माइनस log टू द बेस 10 दैट इज 1/15 इज 1.17। पीएच थोड़ा सा बढ़ा। 20 ml मिलाते ही 1 और 5 था, सॉरी 2 और 5 था, तो ये 0 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहां पे अब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आएगा? 3/50 प्लस 20 दैट इज 70। सो यही हो जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन। तो हम लोग पीएच निकाल सकते हैं, माइनस log टू द बेस 10, 3/70। चलो इसका भी हम वैल्यू दे रहे हैं, दैट इज 1.36। पीएच हैज इंक्रीज्ड अगेन, क्योंकि सोल्यूशन में धीरे धीरे H प्लस खत्म हो रहा है, H प्लस घट रहा है, तो ऑब्वियसली पीएच धीरे धीरे बढ़ेगा। 40, 40 में 4 और 5 ले लिए, तो ये 0 और 1 बचेगा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन विल बी 1 मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम 50 प्लस 40 दैट इज 90, 1/90। सो वी कैन राइट माइनस log टू द बेस 10, 1/90 and the value comes is 1.95। कहने का मतलब यह है कि अब तक हम लोग बीकर में 40 ml NaOH मिला दिए हैं, लेकिन पीएच में जो चेंज आया है वो लगभग 1 का आया है। 1 था शुरू में और अभी लगभग पहुंच चुका है वो 2 pH के आसपास। समझ आ रहा है? अब देखो, मान लो हम इसमें मिलाए 49 ml,
49। देखो 50 मिलाते ही 100% रिएक्शन, उसे हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। 50 मिलाते ही 5 और 5 मिला दिए तब तो इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया ना। लेकिन हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट के करीब पहुंच रहे, बिल्कुल करीब, जैसे हम लोग लिमिट पढ़ते हैं ना उस तरीके से कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 के करीब जाओ लेकिन 0 पे नहीं गए एग्जैक्टली। समझ में आ रहा? तो इक्विवेलेंस पॉइंट के हम लोग करीब देखना चाह रहे हैं कि क्या सिचुएशन होता है। 49 ml डाल दिए, 5 था 4.9 डाल दिए, ये हो गया 0, 0.1। अब बोलेंगे H प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 अपॉन 50 plus what is 99. 99 can be taken as 100. It will be nearly 0.001. So pH will come 3. तो 40 ml में एक का चेंज, 9 ml में तुरंत एक का चेंज। समझ आ रहा है? Let us write 49.9 ml। अभी भी इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं है। 49.9 ml, 49.9 ml में लिखोगे आप 4.99 और ये है 5, ये होगा 0, ये बचेगा 0.01। H प्लस का कंसंट्रेशन बोलोगे 0.01 डिवाइड बाई 99.99, उसको भी हम 100 मानेंगे और ये बन जाएगा 0.0001। pH का वैल्यू कितना आ जाएगा? फील आ रहा है टाइट्रेशन? कहने का मतलब यह है ना, कोई भी टाइट्रेशन प्रोसेस इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास बौखला जाता है, अजीब सा बिहेव करने लगता है। देखो खुद देखो 40 ml तक तो यार एक का चेंज था, 9 ml डाले तो फिर एक का चेंज आ गया। अब तो हमें यहां पे सिर्फ 0.9 ml डाले ही थे कि यहां पे फिर एक का चेंज मारा। और जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट मान लेते अब डाले 50, हम इसको 49.99 भी कर सकते थे। देखना कैसे ड्रास्टिक चेंज होगा। 50 ml डाले, 50 ml जैसे ही हम लोग डालेंगे सीधे सीधे हो जाएगा ये 5, ये 5, बोथ ऑफ देम आर 0 and 0। बीकर में खाली NaCl का सोल्यूशन, सीधे बोलेंगे pH will be equal to 7 and this will be called as equivalence point। ये 0.1 ml का चेंज देख रहे हो, 3 से भागा, ये 0.1 ml का चेंज है। क्लियर? सिमिलरली लेट अस राइट हियर 50.1, एक 0.1 का ही चेंज, 50.1। 50.1 में हम लोग लिख सकते हैं इट इज 5.01 और ये 5 था। अब HCl लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, 0.01 OH माइनस बचा मिलीमोल, लेकिन 0.01 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ये 100.01 ही है, सॉरी 100.1 ml, जिसको हम 100 ml ही मान के चल रहे हैं। तो यहां पे OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आ गया? 10 to the power -4, 10 to the power -4। तो H प्लस कितना आ जाएगा? 10 to the power -10। सो pH यहां पर क्या आ जाना चाहिए? 10। देखो इक्विवेलेंस पॉइंट के सामने pH का चेंज। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, लेट अस एड लास्ट 5.51 ml। 51 ml में क्या हो जाएगा? 5.1 और ये 5, ये हो गया 0, 0.1, 0.1 डिवाइडेड बाई अगेन 100, दैट विल बिकम 0.001। ये हो गया OH माइनस, POH 3, pH 11। मतलब अब थोड़ा शांत हुआ है मामला, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। अब तुम खुद सोचो कि अगर हम इमेजिन करें 40.9 इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना ml का डिफरेंस है? 0.2 ml आपने वहां से वहां तक NaOH ऐड किया है।
लेकिन पीएच में चेंज कितने का है? 6. 0.2 ml हैज ब्रॉट अ चेंज इन द पीएच ऑफ 6. और 0.2 ml क्या होता है? एक ड्रॉप भी नहीं होता है, उससे भी कम. समझ सकते हो? 0.2 ml इज लेस देन अ ड्रॉप. लेकिन पीएच में चेंज कितना? 6 का. हमारा प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट क्या है कि हम कम से कम एक ड्रॉप तो डालेंगे ही डालेंगे. एक ड्रॉप से कम डालना इम्पॉसिबल. पिपेट या ब्यूरेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैब में, तो हम लोग एक ड्रॉप तो मिनिमम डालेंगे ही डालेंगे. बात समझ में आ रहा है? और हम चाहेंगे कि वो आखिरी ड्रॉप में कलर इंडिकेटर चेंज कर दे. वो आखिरी ड्रॉप में कलर इंडिकेटर चेंज कर दे. ठीक है, हम फिर से आएंगे इस पॉइंट पे, लेकिन जरा सा इसका हम लोग एक प्लॉट बना लेते हैं. यहीं पर चलो बनाते हैं, कोई चीज रब नहीं कर रहे. प्लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, हाउ द पीएच फॉलोज वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड. प्लॉट इसी को बोलते हैं हम लोग टाइट्रेशन कर्व. हर पॉइंट पे पीएच निकाल लिए. लैब में पीएच मीटर होता है, इतना करने का कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है. जैसे जैसे हम लोग NaOH डालते चले जा रहे हैं, पीएच मीटर रीडिंग देते चला जा रहा है, और उसके बाद हम लोग पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड का एक प्लॉट बनाते हैं. वॉल्यूम ऑफ NaOH 0, पीएच का वैल्यू कितना था? 1 के आसपास था. धीरे धीरे हम लोग, शुरू में पीएच कैसे बढ़ रहा है? बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहा है. 40 ml तक आ गए. पीएच में चेंज 1 से 2 का है. क्लियर? और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये 0.2 ml में पीएच का चेंज कितना आ रहा है? 4 से लेकर 10 तक का आ रहा है. क्लियर? तो ये 0.2 ml का ऐड करना मतलब कि वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड इज नेग्लिजिबल, बट द पीएच चेंज इज ड्रास्टिक. तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सडनली ये ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि आपने तो वॉल्यूम कितना ऐड किया? 0.2 ना. तो 0.2 ml यहां में बढ़ा पाओगे? तो हम लोग ये देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद सडनली पीएच का कर्व ऊपर जाता है. ऊपर के बाद फिर आराम से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है. हर टाइट्रेशन कर्व में, लगभग एक टाइट्रेशन को छोड़कर बाकी हर टाइट्रेशन में पीएच का कर्व या टाइट्रेशन कर्व में आपको एक स्टीप मिलता है. स्टीप विल बी ऑब्जर्व्ड इन द टाइट्रेशन कर्व. और वो स्टीप कहां मिलता है? इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास. इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास वो स्टीप मिलेगा. इसमें हम लोग रफली ये कह सकते हैं कि पीएच 3 से लेकर पीएच 11 तक का ये लगभग स्टीप है. कितना ऐड किए हो यार? यहां से यहां तक 2 ही ml तो ऐड किए हो. नहीं, 49 से 51. हाउ मच ml वी हैव एडेड? ओनली 2 ml. यहां से यहां तक तो 40 दिख रहा है. ये अगर 40 है तो 2 कितना दिखेगा? बहुत कम ना. तो सडनली पीएच भागा ऊपर. यस और नो? और यहां कहीं आसपास पीएच 7 जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट. तो इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास बिल्कुल वर्टिकल लाइन. वेरी नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ NaOH वाज एडेड, बट देयर वाज अ वेरी सडन चेंज इन द पीएच. आप ऐसे इमेजिन करना कि यहां पर आपने वो आखिरी ड्रॉप ऐड किया. आखिरी ड्रॉप ऐड किए ना, तो वो आखिरी ड्रॉप भी 0.2 से ज्यादा था. क्लियर? सडनली वो आखिरी ड्रॉप ने पूरा HCl को कंज्यूम भी कर लिया और साथ ही साथ पीएच को क्या कर दिया? 11 कर दिया. इस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. इस स्टीप को प्रैक्टिकली कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग मिनिमम एक ड्रॉप तो डालेंगे ही डालेंगे, और वो एक ड्रॉप भी 0.2 ml से क्या है? ज्यादा है. अगर 0.2 ml से ज्यादा है तो डेफिनेटली अगर मैंने यहां पर आखिरी ड्रॉप डाला है तो पीएच सडनली सोल्यूशन का 3 से कहां चला जाएगा? 11 तक. लेकिन 7 होते हुए. समझ में आ रहा है?
ये समझ में आ रहा है? यहां तक कॉपी करो समझ के, उसके बाद अब इंडिकेटर सेलेक्ट करना बताएंगे। अब बहुत सिंपल है, अगर ये स्टीप समझ में आ गया तो इंडिकेटर सेलेक्ट करना भी बहुत सिंपल है। अब कॉपी करो जल्दी जल्दी। अब देखिए ये आप लोग को फील आ रहा है कि मैंने यहां पर आखिरी ड्रॉप डाला था, है कि नहीं? आखिरी ड्रॉप डाले तो सडनली पीएच यहां से यहां चेंज हुआ और साथ में वो इक्वलेंस पॉइंट को भी मीट कर गया, या इक्वलेंस पॉइंट होते हुए पीएच सडनली यहां से यहां चला गया। ये सिर्फ वन ड्रॉप, लास्ट ड्रॉप जो हम लोग ऐड किए पिपेट या ब्यूरेट के मदद से, उसके कारण ये स्टीप आया है। ठीक है, और अगर वो लास्ट ड्रॉप नहीं डालोगे तो रिएक्शन कंप्लीट भी नहीं है। अगर वो लास्ट ड्रॉप नहीं डालोगे तो वो रिएक्शन कंप्लीट भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या चाहेंगे कि इस लास्ट ड्रॉप डालते ही इंडिकेटर कलर चेंज कर दे, इसके बाद और कोई ड्रॉप हम ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो एरर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा? तुम खुद सोचो, ये लास्ट ड्रॉप अगर हम नहीं डालें तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, और अगर हम डालते हैं तो मेरे को ये स्टिप मिलेगा ही मिलेगा। प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट है यार। तो हम चाहेंगे ना कि वो आखिरी ड्रॉप पे इंडिकेटर कलर चेंज कर दे, ताकि हम टाइट्रेशन रोक दें यार। ठीक है, इसी स्टिप को मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली कर दिया। मान लो ये स्टिप है, ये स्टिप मुझे मिला। ठीक है, स्टिप मिला, ये पीएच 3 था और सडनली पीएच कितना हो जा रहा है? 11। ठीक, अब मेरे पास वेराइटीज ऑफ इंडिकेटर है जिसका पीएच रेंज मुझे पता है। किसी का पीएच रेंज 1.1, 1.2 से 2.86 से 7.6, तरह तरह का मेरे को इंडिकेटर पता है जिसका पीएच रेंज मेरे पास अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल है पीएच रेंज तो पीकेआई -1 से लेकर पीकेआई +1 कर देंगे, पीएच रेंज निकल गया। अगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन सवाल में दे रखा है पीएच इक्वल टू पीकेआई प्लस लॉग ऑफ IN - HIN, पीएच -HPH, उसमें बिठा के हम लोग pH1 और pH2 निकाल के पीएच रेंज पता कर लेते हैं। मान लो किसी इंडिकेटर का पीएच रेंज कुछ, ये तो सब पीएच का ही एक्सिस है ना, ये तो पीएच का ही एक्सिस है, मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। मान लो किसी इंडिकेटर का पीएच रेंज यहां से यहां तक है, विल इट बी सूटेड? विल इट बी सूटेड? वो मेरे आखिरी ड्रॉप डालने के पहले ही कलर चेंज मार दिया। समझ में आ रहा है? मान ले किसी भी इंडिकेटर का पीएच रेंज यहां है, विल इट बी सूटेड? नो सर, मेरे आखिरी ड्रॉप डालने के बाद एक और ड्रॉप हमको डालना पड़ा, तब वो कलर चेंज मारा। समझ में आ रहा है? लेकिन मान लो किसी इंडिकेटर का पीएच रेंज ऐसा है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि ये है 7 मेरा इक्विवेलेंस पॉइंट। मान लो किसी इंडिकेटर का पीएच रेंज ये है, ये विल इट बी सूटेड? व्हाई नॉट सर? थोड़ा दिमाग लगाना, क्यों नहीं? हम तो यहां आखिरी ड्रॉप डाल दिए यार, ये नहीं डालेंगे तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, डाल दिए तो ये स्टिप मिलना ही मिलना है, जो मेरे इक्विवेलेंस पॉइंट को छूते हुए पार कर जाता है ऊपर 11 तक। समझ में आ रहा है? यहां मैंने आखिरी ड्रॉप डाला। ठीक है, इस इंडिकेटर का कलर यहां से पहले कलर P था, लेकिन यहां कलर Q तो नहीं है ना, कुछ भी कलर, उससे हमको क्या मतलब है? हमने तो यहां पे लास्ट ड्रॉप डाल दिया, लास्ट ड्रॉप डाला, इंडिकेटर ने कलर चेंज मारा, मेरा इक्विवेलेंस पॉइंट भी पार हो गया और सडनली पीएच यहां से यहां तक चला गया। तो आखिर जब इंडिकेटर यहां कलर चेंज मार दिया है तो हम इसके आगे तो एक ड्रॉप नहीं डालेंगे ना, इसके आगे हम एक ड्रॉप तो नहीं डालेंगे ना। समझ में आ रहा है? विल इट बी सूटेड? डेफिनेटली इट विल बी सूटेड। ठीक,
मान लो इंडिकेटर का पीएच रेंज कुछ ऐसा है, विल इट बी सूटेड? क्यों सर? क्यों नहीं सर? पहले कलर तो कुछ और था, तो हम चाहिए कुछ और था, कलरलेस था, है? इससे पहले कुछ और था, इसके बाद कुछ और होने वाला है। यहां तक कलर सेम था, हमने यहां लास्ट ड्रॉप डाल दिया, इंडिकेटर कहां से चेंज कर दिया यहां पे, है कि नहीं? इक्विवेलेंस पॉइंट ही पार कर गया अपन। क्या हम इसके बाद डालेंगे और ड्रॉप? समझ में आ रहा है? ये भी बेस्ट सूटेड, ये भी सूटेड है, नॉट बेस्ट सूटेड। सूटेड तो ये भी है, चाहे यहां पर आ जाए, ये भी सूटेड है। समझ में आ रहा ना ये साहब? लेकिन अगर ये ऐसा रहा, क्या ये सूटेड इंडिकेटर है? ये सूटेड इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि कलर वो चेंज मारेगा यहां पर, और हो सकता है उसके बाद एक आध दो ड्रॉप और डाल दे, गलत हो जाएगा मेरा कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है? तो सबसे बढ़िया इंडिकेटर कौन है? दैट इंडिकेटर whose pH range gets encompassed मतलब आ गया भीतर, encompassed in the steep, जिसका पीएच रेंज स्टीप में आ जाए, एनकम्पास हो जाए, मैंने स्टीप के अंदर आ जाए पीएच रेंज, वो हमारे लिए सूटेड इंडिकेटर है। हालांकि ये भी सूटेड है, नो डाउट, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो हम सेफ साइड क्या लिख रहे? जिसका पीएच रेंज एनकम्पास हो जाए स्टीप में, दैट ऑल आर सूटेड इंडिकेटर एंड वी कैन यूज देम एज ए इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन, क्योंकि वो लास्ट ड्रॉप में कलर चेंज करेगा। समझ में आ रहा है? नाउ द बेस्ट सूटेड, दिस इज बेस्ट सूटेड। कैसे पहचानेंगे बेस्ट सूटेड? जिसका पीएच रेंज एनकम्पास तो हो जाए, साथ में इक्विवेलेंस पॉइंट पीएच रेंज के बीच में आ जाए, which is the best suited indicator for the process. So best suited indicator whose pH range gets encompassed and pH at equivalence point comes in between the pH range. वो बेस्ट सूटेड इंडिकेटर होता है, उसमें एरर बिल्कुल मिनिमम, एरर नहीं के बराबर। ध्यान रखना, ये तो इक्विवेलेंस पॉइंट है, लेकिन इंडिकेटर जहां कलर चेंज करता है उसको हम लोग कहते हैं एंड पॉइंट, and always the end point and equivalence point are very very close to each other. No doubt they are two different points. What is the equivalence point? जब equivalent react करके equivalent of product दे, equivalence point. लेकिन जिस पॉइंट पे इंडिकेटर कलर चेंज करे वो एंड पॉइंट कहलाता है, और हम लोग हमेशा एंड पॉइंट को और इक्विवेलेंस पॉइंट को बहुत करीब मानते हुए दोनों को बराबर मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? जितना करीब होगा एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट के, उतना बढ़िया है हमारे लिए। क्लियर? अब बताओ, इस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए कौन कौन सा इंडिकेटर हम इस्तेमाल कर सकते थे? सूटेड। क्या ये इस्तेमाल कर पाएंगे? यस सर। क्या ये इस्तेमाल कर पाएंगे? यस सर। क्या लिटमस?
Definitely yes. Phenol red, very good. Phenolphthalein, again very good. Thiol, नहीं. BTB, ये सारे इंडिकेटर को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन में इस्तेमाल कर सकते थे. नाउ टेल मी विच अमॉन्ग देम इज द बेस्ट सूटेड. विच इज द बेस्ट सूटेड? सही. हम लोग ये कहते हैं कि जिसका पीएच रेंज एनकम्पास हो जाए. बेसिकली लिटमस जो है ना, वो लिटमस पेपर है मान के चलो. इंडिकेटर होता है लेकिन ये लिटमस पेपर है. लिटमस पेपर हम लोग डाल के बहुत देर तक नहीं रह सकते टाइट्रेशन के दौरान. इसको हटा के ही बात करना. इसके अलावा बता, समझ आया? लिटमस पेपर जैसे कौन सा? फिनॉल रेड, बीटीबी, विच इज अ बेस्ट सूटेड इंडिकेटर. यहां पर मेरे को बेस्ट तो नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि यहां पर ऐसे भी एक दो हैं जो कि बेस्ट सूटेड कहला सकते हैं. तो मतलब कहने का मतलब फेनॉल रेड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बेस्ट सूटेड इंडिकेटर. बीटीबी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बेस्ट सूटेड इंडिकेटर, क्योंकि पीएच एट इक्वलेंस पॉइंट इज कमिंग इन बिटवीन द पीएच रेंज. समझ में आया? फिनॉल रेड तो बेस्ट होगा ना. क्यों? 6.8. उससे क्या मतलब है? 7.6 भी तो 7 के पास है. अरे बीच में जो आ जाए, जब बेस्ट पूछेगा ना तो ऐसा नहीं एक ही बेस्ट होगा. ठीक है, कौन कौन सा सूटेड है ये तो क्लियर हो गया ना, तो बेस्ट तो सेलेक्ट कर ही लोगे. टाइट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड जैसे असेटिक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस. अब हम लोग बीकर में असेटिक एसिड लिए हुए हैं. मान ले 50 ml 0.1 मोलर. स्लोली इट इज बीइंग टाइट्रेटेड विथ NaOH विच इज 0.1 मोलर. अब यहां पे मैं सिर्फ 3 कॉमन इंडिकेटर रख रहा हूं. ठीक है, ताकि बेस्ट और सूटेड बेस. तो ऑब्वियसली जैसे ही NaOH आएगा इसमें हो जाएगा रिएक्शन CH3COOH प्लस ऑफ NaOH. It will form CH3COONA plus water. फिर टेबल बनाएंगे हम लोग. V of NaOH added versus pH. फटाफट 0. K का वैल्यू 1.8 into 10 to the power -5 एसिटिक एसिड का. pK 4.74. क्या गया? pH कितना? V0 सिर्फ एसिटिक एसिड है. H प्लस कितना? √K into C.
H plus will be equal to under root K into C will be equal to under root of 1.8 into 10 to the power minus 6. सीधे हम pH लिख रहे हैं log लेकर, pH आ जाएगा 2.87. वो आ जाएगा रूट ऑफ 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 3 माइनस दैट क्वांटिटी 2.87. ठीक है, आ गया पहले. अब अगर हम लोग V अगर इसमें ऐड किए 10 ml 1 मिलीमोल 5 मिलीमोल 5 मिलीमोल 1 मिलीमोल, एक पूरा रिएक्ट कर गया, 4 और 1 बन गया. अब बीकर में क्या है? बीकर में क्या बन चुका है? एसिडिक बफर है कि नहीं? सॉल्ट 1 एसिड 4. सीधे pH विल बी इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग टू दी बेस 10 सॉल्ट बाई एसिड log 1/4 minus log 4 minus 0.6 तो pH will be equal to 4.14. 25 ml में हो जाएगा 5 2.5 तो 2.5 दोनों का बराबर. ये एक ऐसा बफर बन जाएगा जिसका बफर कैपेसिटी मैक्सिमम pH will be equal to pKa that is 4.74. 40 ml डालते ही ये 5 और ये 4 तो ये हो जाएगा 1 4 4/1. अभी भी बफर है. pH will be equal to 4.74 plus log 4/1 0.6 जोड़े 5.34. $49 ml तो 49 में 5 4.9 0.1 4.9 लॉग में आएगा 49/1. pH will be equal to 4.74 plus log of 49/1 49 2 log 7. आंसर हम सीधे लिख रहे 6.43. 50 ml इक्विवेलेंस पॉइंट 50 ml अगर डाल देना मतलब 5 और 5 ये तो दोनों 0 हो गए और सॉल्ट बचा 5. सॉल्ट अगर 5 कौन सा सॉल्ट है ये? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलिसिस 5/100 करेंगे तो निकलेगा C. pH will be equal to half pKw plus pKa प्लस log C log of 0.05 और ये वैल्यू आएगा 8.71. $50.1 क्या हो जाएगा? तो ये हो गया 5.1 और ये 5 तो 0.1 और 5 स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट को हम लोग कंसिडर नहीं करते. स्ट्रॉन्ग बेस 0.1 डिवाइडेड बाई 100.1 विच इज 0.1/100 0.001. pOH 3 pH 11. pH 11 की 10 हाँ 5.01 आएगा ना. सॉरी यहां तो यहां 0.01 100 4 10 ठीक है. pH 10 ठीक है. इतना काफी है. तो हम लोग यहां पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 से लेकर 2 ml या 1 ही ml बोलो 1 ml में हम लोग कितना का चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं? नियरली 4 साढ़े 4 का ऑब्जर्व कर रहे हैं.
तो यहां पर अगर हम लोग टाइट्रेशन कर्व अगर बनाएंगे, pH वर्सेस V ऑफ NaOH, अगेन वी विल गेट अ स्टीप, pH शुरू हो रहा है 2.87 से, 2.87 से धीरे धीरे बढ़ा, स्टीप मिला और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। स्टीप कहां तक मिला? अप्रोक्सीमेटली 11 तक मिला। कहां से शुरू हुआ है? 40-49 के बीच मान ले, 5.34-6 बीचों बीच 5.5 मान सकते हैं हम लोग। जब थोड़ा एक्यूरेट कैलकुलेशन करोगे तो ये सब और क्लियर होता है। स्टीप मिल गया है ना। अब मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना ही है, हमें पता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच कितना है? 8.71। ओके, विच इंडिकेटर इज सूटेड, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन? लिमिटेड आंसर दो, मिथाइल ऑरेंज की फिनोप्थिलीन? समझ में आ रहा है ना? 8.3 से 10, 8.3 से 10। HPH is best suited for weak acid and strong base titration. Methyl orange is not suited. Methyl orange is not suited. ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कौन कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कौन कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली वही है, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज में ही आपको सिलेक्शन के लिए बोलेगा, क्योंकि यही दोनों कॉमन इंडिकेटर है। क्लियर? टाइट्रेशन विथ ठीक है, हम दे रहे हैं आपको कुछ, आप फिलअप करके डिसाइड करके अगले क्लास में लेके आना। वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, बीकर में वीक बेस लिया हुआ है NH4OH, जिसका Kb का वैल्यू है 4.74, PKb, Kb 1.8 इंटू 10⁻⁵, ये 50 ml और 0.1 मोलर लेके चले, और इसमें हम लोग धीरे धीरे मिला रहे हैं HCl 0.1 मोलर वाला। तो ठीक है, आप वॉल्यूम ऑफ HCl वर्सेस पीएच का एक 0 पे, 10 पे, 25 पे, 40 पे, 49 पे, जो हम लोग लिए थे 49, 50 पे, 50.1 पे, सबका पीएच लेना, पीएच डायग्राम बनाना, और कौन सा इंडिकेटर सूटेड होगा फिनोप्थिलीन की, मिथाइल ऑरेंज, ये पता करना।